वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम का एक और नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, कि मानव में पोषण कैसे होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। मानव का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या होता है। तो जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल रूप में होता है। अब पहले हमारा शरीर क्या करता है, इस जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ता है, सरल रूप में तोड़ता है, जिससे उसका अवशोषण हो सके, जिससे उसका क्या हो सके, अवशोषण हो सके और वो कोशिकाओं तक जा सके। तो भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को सरल रूप में जो अपघटित करने की क्रिया होती है, इसे ही हम लोग पाचन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो पाचन के लिए मनुष्य में क्या होगा कि एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। और पाचन तंत्र को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। पाचन तंत्र को कितने भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा पहला भाग, जिसको हम बोलते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां, जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आहार नाल, पाचन तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया, आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि आहार नाल क्या होता है। इसको हम लोग एक एक करके सभी इसके पार्ट्स को समझने वाले हैं। तो आहार नाल जो होता है, मुख्य देखते हैं हम, तो 8 से 10 मीटर की लंबी होती है। ये आहार नाल क्या होता है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये हमारे पाचन तंत्र का चित्र है। तो आहार नाल हमारा यहाँ मुख से शुरू हो जाता है और जाता है कहाँ तक, गुदा द्वार तक। मुख से लेकर के गुदा द्वार तक ये हमारा पूरा आहार नाल कहलाता है, जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है, लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। अब इसमें भी कई भाग में हम इसको तोड़ करके पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा होता है मुख एवं मुखगुहा, जिसको बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। मुख को बोलेंगे माउथ और मुखगुहा को बोलेंगे बक्कल कैविटी। फिर दूसरा होता है ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। तीसरा ग्रासनली, फिर आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसको हमने 6 पार्ट में बांट लिया है। किसको, आहार नाल को। आहार नाल को हमने कितने पार्ट में कर लिया, 6 पार्ट में। इसको 6 पार्ट में तोड़ करके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरा भाग होता है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो अब एक एक करके बारी बारी से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आहार नाल के बारे में समझेंगे, आहार नाल के 6 पार्ट्स को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आहार नाल के अंदर पहले अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है मुख एवं मुखगुहा। मुख और मुखगुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो यहाँ से हम दिख रहा है हमें कि जैसे ही हमारा मुख के अंदर हम प्रवेश करते हैं मुख द्वार से, तो ये जो अंदर का भाग दिखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, यानी मुखगुहा या मुखगुही का नाम दिया गया है इसको। ठीक है, इसके अंदर भी देखें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं। एक है हमारा दांत, दूसरा होता है जिह्वा और तीसरा होता है लार ग्रंथियां। इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। चलिए दांत के बारे में देखें तो दांत मुख्यतः जो मनुष्य के दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक का काम होता है भोजन को काटना, रदनक का कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ना, और अग्रचर्वणक और चर्वणक का काम है भोजन को कूचना या चबाना। तो इस तरह से 4 प्रकार के दांत हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। वयस्क व्यक्तियों के अंदर 32 होते हैं। शिशु में हम देखते हैं तो उसमें दूध के दांत पाए जाते हैं, जिनकी संख्या सिर्फ 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है, क्योंकि शिशुओं में मुख्यतः अग्र चर्वणक जो होते हैं वो गायब होते हैं। अग्र चर्वणक और कुछ चर्वणक भी क्या होते हैं, कम होते हैं, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, जिस वजह से उनकी दांतों की संख्या 20 हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं वो पुनः आते हैं। तो चर्वणक को अगर छोड़ दिया जाए, जो अग्र चर्वणक को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो दांत है कृंतक, रत्नक और चर्वणक, ये जीवन में 2 बार उत्पन्न होते हैं। कितने बार होते हैं, 2 बार। और जो अग्र चर्वणक होता है सिर्फ एक ही बार आता है। जैसे क्या होगा, सिर्फ एक ही बार आता है। ये बच्चों में नहीं पाए जाते, ये दूध के दांत में नहीं पाया जाता है। चलिए अब आते हैं जिह्वा पर। जिह्वा क्या है, जिह्वा एक लंबी चपटी मांसल संरचना होती है। इसके ऊपरी भाग पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनको इंग्लिश में टेस्ट बड्स बोलते हैं। टेस्ट बड्स 4 प्रकार की होती हैं, जो अलग अलग स्वाद का अनुभव कराती हैं। देखिए अगर जिह्वा के अगले छोर पर देखें, अग्र छोर पर, तो यहाँ पे जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो मीठे स्वाद का अनुभव कराती है। जिह्वा के अग्र छोर से मीठे स्वाद का अनुभव होता है। इस अग्र से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो पोर्शन होता है ये नमकीन टेस्ट कराता है, नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। और जो पार्श्व किनारे हैं, जीभ के जो किनारे हैं दोनों तरफ, ये खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। और जो पश्च भाग होता है, पीछे वाला जो भाग होता है, वो कड़वा स्वाद का अनुभव कराता है।
किस स्वाद का अनुभव कराता है? कड़वा। अग्रभाग मीठा, पार्श्व भाग जो होता है खट्टा, और अग्र के थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो नमकीन, और सीधे पश्च की तरफ जाएंगे जिह्वा के पिछले भाग की तरफ तो कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक। तीसरा होता है लार ग्रंथियां, जो 3 जोड़ी पाई जाती है मनुष्य में। जो लार ग्रंथियां की होती है कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। इसके बारे में हम लोग अभी पाचक ग्रंथियां जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन मुख गुहा के अंदर था इसलिए यहाँ पे नाम इसका भी लिखा जाएगा कि ये भी मुख गुहा के अंदर पाया जाता है। डिटेल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों में। चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आहार नाल के अगले अंग के बारे में समझेंगे जो कि है ग्रसनी, और उसके बाद हम लोग समझेंगे ग्रास नली। तो दूसरा अंग हो गया ग्रसनी और तीसरा ग्रास नली। चलिए ग्रसनी के बारे में समझते हैं। ग्रसनली का देखें क्या होगा कि जो ये मुख गुहा था, ये मुख गुहा का जो पिछला भाग है, मुख गुहा का पिछला भाग ही ग्रसनी कहलाता है। और इसकी संरचना देखेंगे तो एक कीप के जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक कीप के जैसी संरचना होगी। और ये मुख गुहा का पिछला हिस्सा होता है और कीप जैसी संरचना होती है। इसी को हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। तो यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीप के आकार की नली होती है जो कि वायु और भोजन का समार्ग होती है। मतलब जो हम सांस लेते समय वायु ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, वो भी इसी रास्ते से जाता है और भोजन भी इसी रास्ते से जाता है। दोनों इससे होकर के जाते हैं, इसीलिए कहा गया वायु और भोजन का समार्ग होता है। यह बोलते समय क्या करता है? जो बोलते समय ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसकी गूंज उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। ग्रसनी के अंदर देखेंगे तो एक बड़ा सा छिद्र होता है। यहाँ पर ग्रसनी के अंदर क्या होगा? एक बड़ा सा छिद्र होगा जिसे हम क्या कहेंगे? निगल द्वार नाम देते हैं। ग्रसनी के अंदर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे क्या नाम देते हैं? निगल द्वार नाम देते हैं। निगल द्वार के पास ही देखेंगे तो एक और छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वास नली का छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? घाटी द्वार। क्या बोलते हैं? घाटी द्वार होता है। तो इसके पास ही श्वास नली का छिद्र यानी कि घाटी द्वार होता है। अब घाटी द्वार पे क्या होता है? एक पत्ती जैसी संरचना लटकी होती है जिसका नाम होता है घाटी ढापन। क्या होता है? घाटी ढापन। तो घाटी द्वार पर घाटी ढापन लटका होता है जो भोजन निगलते समय घाटी द्वार को क्या करता है? ढक लेता है। भोजन जब हम ग्रहण करेंगे तो समय क्या करेगा? घाटी ढापन घाटी द्वार को यानी श्वास नली का जो मार्ग है उसको क्या करेगा? ढक लेगा, जिससे भोजन श्वास नली में ना प्रवेश करने पाए। ठीक है। अगर किसी कारण पर अगर गलती से कभी भोजन अगर कहाँ चला जाए? श्वास नली में चला जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसा अक्सर कब होता है? जब हम खाते समय बोलते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि जो हमारा ग्रसनी है इसका एक काम और है कि जो बोलते समय ध्वनि में इसका गूंज उत्पन्न करने में ये सहायता करता है। तो जब हम बोलते हैं तो जब ग्रसनी पे ज़्यादा काम कराएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय ग्रसनी दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएगी। बोलते समय गूंज उत्पन्न करने में जब वो फंस जाएगी तो उस समय क्या हो सकता है? घाटी ढापन थोड़ा सा काम असर कम दिखा सकता है। इस वजह से भोजन गलती से कहाँ चला जाता है? श्वास नली में चला जाता है। उस समय हमारी हालत खराब हो जाती है। इसी समय खाते समय बात नहीं करना चाहिए, सावधानी से खाना खाना चाहिए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं ग्रास नली। ग्रास नली जिसको ग्रसिका नाम से भी जाना जाता है। ग्रसिका या ग्रास नली क्या होगा? यह एक पतली होती है, पतली सी नली होती है। यानी देखेंगे ग्रसनी के आगे वाला जो भाग है, ये पतली सी नली जो दिख रही है ये हमारी क्या है? ग्रास नली है। एक पतली नली होती है जिसकी लंबाई लगभग अगर देखेंगे तो 23 से 27 सेंटीमीटर होता है। 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो संकुचनशील होती है। मतलब ऐसे ये सिकुड़ फैल सकती है, संकुचनशील होती है। इससे क्या होता है कि ये भोजन को आगे ले जाने में सहायता प्रदान करती है, संकुचन करती है, जिससे भोजन क्या करता है? क्रमाकुंचन। क्या नाम देते हैं उसे? क्रमाकुंचन। तो भोजन क्रमाकुंचन के द्वारा आगे बढ़ता है। इसके लिए कौन सहायता करता है? ग्रास नली। ग्रास नली में कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं, लेकिन इसकी दीवार पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे श्लेष्म का श्रवण होता है, जिससे क्या होता है? भोजन चिपचिपा हो जाता है और क्रमाकुंचन के द्वारा आमाशय तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो ग्रास नली का काम यही होता है कि ये भोजन को क्या करे? आमाशय तक, क्रमाकुंचन के द्वारा आमाशय तक पहुंचाए। चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आहार नाल के अगले भाग की तरफ चलेंगे जो कि है आमाशय। आहार नाल का अगला अंग हम लोग पढ़ने वाले आमाशय, जिसको इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं। आमाशय क्या होता है कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये गुब्बारे जैसी संरचना दिख रही है जे आकार की, इसी को हम लोग आमाशय बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? आमाशय है। तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और जे आकार का होता है और थैली नुमा संरचना होता है। एक थैली की जैसी संरचना होती है। इसके 4 भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं कार्डियक भाग, फिर उसका फंडिक भाग, फिर इसके बाद है पाइलोरिक भाग और चौथा है शेषाग्र भाग। ये 4 भाग इसके होते हैं। अब इसमें हम कार्डियक भाग की बात करें। कार्डियक भाग क्या है? जहां पर हमारी ये ग्रास नली खुलती है, ये वाला भाग कार्डियक भाग है। और ये वाला भाग है
पाइलोरिक भाग जहाँ पर ये ग्रहणी यानी कि छोटी आंत में खुलता है, जहाँ ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, जिसे हम ग्रहणी नाम देते हैं, तो ग्रहणी के साथ ये खुला होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। क्या नाम है इसका? पाइलोरिक भाग। फंडिक भाग कौन सा होता है? जो अमाशय का मध्य वाला भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? फंडिक भाग बोलते हैं। जो मध्य वाला भाग है वो क्या कहलाता है? फंडिक भाग कहलाता है। और इन सबको छोड़ दे तो जो भाग बच जाता है उसे हम शेषाग्र भाग नाम देते हैं। तो इस तरह से अमाशय में 4 भाग होते हैं: कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और शेषाग्र। कार्डियक क्या होता है? जहां पर ये ग्रास नली खुली होती है। पाइलोरिक क्या है? जहां पर ये ग्रहणी के साथ जुड़ा होता है। ग्रहणी मतलब छोटी आंत का ही भाग है, तो छोटी आंत या ग्रहणी से जुड़ा होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग। मध्य वाले भाग को फंडिक भाग बोलते हैं। और तीनों को छोड़ दें तो जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषाग्र भाग बोलते हैं, बॉडी रीजन बोलते हैं। चले, अब जो अमाशय की दीवार है इसके अंदर लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं, जो भोजन के पाचन के लिए एक जठर रस का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है? जठर रस का श्रावण करती है। जठर रस में क्या क्या होता है? जठर रस में HCl होता है, कुछ एंजाइम भी होते हैं जैसे पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं, और साथ ही साथ श्लेष्म होता है। श्लेष्म क्या होता है? चिकना चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये 3 चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं: HCl, कुछ एंजाइम और श्लेष्म। ये कहाँ होता है? जठर रस के अंदर होता है। और इसको आगे हम लोग जब पाचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि इसमें कौन कौन से HCl का क्या काम है, पेप्सिन लाइपेज का क्या काम है, या श्लेष्म का क्या काम है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो यहाँ पे काफी समय तक, लगभग 4-5 घंटे तक भोजन यहाँ पे रुकता है, और कर्माकुंचन गति के द्वारा यहाँ पर भोजन की लुगदी तैयार हो जाती है। भोजन की एक लुगदी बन जाती है। कहाँ बनता है? ये अमाशय के अंदर बन जाता है, जिसे हम काइम नाम से जानते हैं। जो भोजन की लुगदी बनती है उसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये अमाशय के अंदर बनता है। किस गति के कारण बनता है? क्रमाकुंचन गति के कारण बनता है। चलिए, तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम आहार नाल के अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है छोटी आंत या क्षुद्रांत्र। अब छोटी आंत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है कि यह भोजन के पाचन और अवशोषण का सबसे प्रमुख केंद्र होता है। यह देखेंगे तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ये जो नली दिख रही है यहाँ से, पतली वाली जो ग्राणी से शुरू होती है, अमाशय से सटा हुआ है, ये पतली वाली नली जो इसके अंदर दिख रहा है, बहुत सारे कुंडलित रूप में है ये, इसी को हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। यही क्या है? छोटी आंत है। तो इसकी पूरी लंबाई अगर देखी जाए तो ये होती है 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है, व्यास देखते हैं, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और ये अत्यधिक कुंडलित होती है, मतलब आपस में ऐसे उलझी हुई नली है। इसके अधिकतर भाग में देखेंगे, मतलब पिछले भाग में क्या होता है, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं, जिनको इंग्लिश में विलाई बोलते हैं। रसांकुर पाए जाते हैं, विलाई बोलते हैं। ये उंगली जैसी संरचना होती है उभरी हुई, जो भोजन के पाचन व अवशोषण के लिए सहायक होती है। ये जो विलाई होता है, रसांकुर होता है, वो भोजन के अवशोषण के लिए क्या होता है? सहायकता प्रदान करता है। अब छोटी आंत को देखें तो इसको भी 3 भागों में बांट देते हैं हम लोग। एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत्र, और तीसरा होता है शेषांत्र। ग्रहणी क्या होता है? जो इसका अगला वाला हिस्सा, पहला वाला हिस्सा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह का, लगभग सी के आकार का या फिर यू के आकार का भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे देख रहे हैं तो सी, इधर से देखेंगे तो इस तरह से करके यू आकार का। तो सी अथवा यू आकार का, मुख्यतः सी आकार का ही किताबों में लिखा रहता है। तो सी अथवा यू आकार की क्या होती है? नली होती है, और लंबाई इसकी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें ग्रहणी ग्रंथियां तथा ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस ग्रहणी में 2 तरह की ग्रंथियां हैं, ग्रहणी ग्रंथियां या तथा ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये इन ग्रंथियों का काम क्या होता है? ये ग्रंथियां श्लेष्म का श्रावण करती हैं, चिपचिपा पदार्थ निकालती है, श्लेष्म बनाती हैं। यहाँ पित्त रस एवं अग्नाशयी रस आकर काइम में मिलते हैं। काइम क्या होता है? हमने कहा था जो अमाशय में भोजन का लुगदी बन जाता है, इसे हम लोग काइम कहते हैं। जब वो काइम पहुंचता है ग्रहणी में, तो ग्रहणी में 2 रस आते हैं, तो पित्तरस और एक अग्नाशयी रस। पित्तरस कहाँ बनता है? ये बनता है यकृत में, जो कि संचित रहता है। यहाँ पर जो दिख रहा है, ये पित्ताशय दिख रहा है, छोटी सी थैली, पित्ताशय में संचित रहता है, यकृत में बनता, पित्ताशय में संचित रहता है। तो ये आता है ग्रहणी के अंदर। ऐसे ही अग्नाशय जो यहाँ पे दिख रहा है, अग्नाशय, इसमें बनता है अग्नाशयी रस। ये अग्नाशयी रस भी ग्रहणी के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये दोनों रस, पित्त रस और अग्नाशयी रस, ग्रहणी में आकर के काइम यानी भोजन में मिल जाते हैं। ठीक, अब इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है मध्यांत्र। मध्यांत्र की लंबाई देखें अगर, मध्यांत्र मतलब इसके आगे, अब ग्रहणी के अगला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? मध्यांत्र कहलाएगा, जो कि लगभग 2.4 मीटर लंबा होता है। 2.4 मीटर लंबा होता है, और इसका व्यास की बात करें तो 4 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। ये भी एक क्या है? कुंडलित नलिका, क्योंकि पूरी जो छोटी आंत है वो कुंडली के रूप में से उलझी हुई है।
तो ये कुंडित नलिका जिसकी लंबाई 2.4 मीटर और व्यास लगभग 4 सेंटीमीटर होता है। अब आते हैं अगले भाग पर, शेषांत्र। अगला भाग जो इसका हमारा छोटी आंत का वो शेषांत्र। यह क्या होता है? यह छोटी आंत का अंतिम हिस्सा है। जो छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग है, अंतिम भाग है, उसे हम क्या नाम देते हैं? शेषांत्र बोलते हैं। तो यह छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है जिसकी लंबाई लगभग 3.4 मीटर होती है। क्या होती है? लंबाई लगभग 3.4 मीटर होती है और ये मध्यांतर से पतले होते हैं। इसका जो व्यास होता है मध्यांतर से कम होता है। ठीक है। इस भाग में रसांकुर होते हैं, जो भी हमने ऊपर कहा था कि जो इसमें विलाई पाए जाते हैं, उंगली जैसी, उंगली के समान जो संरचनाएं पाई जाती है उभरी हुई, वो अधिकतर इसी भाग में होती है। शेषांत्र भाग में ही पाई जाती है, लास्ट वाले भाग में ही, यानी आखिरी हिस्से में ही पाई जाती है। तो ये जो रसांकुर होते हैं शेषांत्र क्या करते हैं? भोजन को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब कह सकते हैं कि जो शेषांत्र है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि भोजन अब छोटी आंत से निकलने के बाद जाता है बड़ी आंत में, तो छोटी आंत बड़ी आंत को कहीं ना कहीं जुड़ना होगा। तो छोटी आंत बड़ी आंत के एक हिस्से में आकर के खुलती है। जिस हिस्से में आकर के खुलती है उसे सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम, या एक और नाम इसको देते हैं उंडुक। सीकम या उंडुक में आकर के हमारा जो छोटी आंत होता है वो खुलता है बड़ी आंत के अंदर। तो इस तरह से हम लोग ये बात छोटी आंत के बारे में हम लोग समझ गए कि छोटी आंत हमने 3 हिस्से में बांट दिया, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र। ग्रहणी पहला हिस्सा है, मध्यांतर बीच वाला हिस्सा और शेषांत्र लास्ट वाला हिस्सा, आखिरी हिस्सा है। आखिरी हिस्से में ही क्या पाई जाती है? विलाई पाई जाती है, जो भोजन के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। और देखते हैं तो जो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत के अंदर, वह इसके अगले हिस्से में, पहले हिस्से में यानी ग्रहणी और मध्यांतर में ही संपन्न हो जाता है। बाकी शेषांत्र में क्या होता है? नहीं, अगले हिस्से में जो लास्ट हिस्सा वाला हिस्सा है उसमें भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बड़ी आंत। अब हम लोग आहार नाल के अंतिम भाग के बारे में समझेंगे, जो कि होता है बड़ी आंत या बृहदांत्र। इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आहार नाल का, हमारे आहार नाल का सबसे अंतिम वाला भाग होता है बड़ी आंत। इसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर। कितना होता है? लगभग 1.5 मीटर होता है। और जबकि इसका चौड़ाई जो होता है वो होता है 4.5 सेंटीमीटर। यानी एक तरह से देखेंगे तो ये छोटी आंत से चौड़ी है और छोटी आंत से छोटी भी है और चौड़ी भी है। छोटी आंत से क्या है? लंबाई में तो छोटी है लेकिन चौड़ाई में उससे ज्यादा है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है, क्योंकि लंबाई में ज्यादा, लंबाई में छोटा तो चौड़ाई में बड़ा होता है। तो चौड़ाई में ज्यादा होने की वजह से इसका नाम बड़ी आंत पड़ा हुआ है। तो ये हमारा दिख रहा चित्र में, ये हमारा जो किनारे की तरफ दिख रहा है ये हमारा बड़ी आंत है, और ये जो पतली पतली दिख रही है छोटी आंत है। तो छोटी आंत पतली होती है, बड़ी आंत चौड़ी होती है। लंबाई में छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। ठीक है। अब इस बड़ी आंत में क्या होता है? तो जो भोजन पच गया, पचा हुआ भोजन जिसका छोटी आंत में अवशोषण नहीं हो पाया, वो बचा हुआ भोजन और जल, इन दोनों का अवशोषण हमारे बड़ी आंत में संपन्न होता है, बड़ी आंत में पूरा होता है। अब बड़ी आंत छोटी आंत दोनों एक जगह जुड़ती हैं। जुड़ने वाला स्थान को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? सीकम नाम दिया था। सीकम नाम देते हैं उसको। तो सीकम के पास जहां ये दोनों जुड़े होते हैं, उस जुड़ा हुआ स्थान के पास एक अंगुली के जैसी एक नलिका जुड़ी होती है, अंगुली सदृश एक नलिका जुड़ी होती है, जिसे नाम दिया जाता है कृमि रूप परिशेषिका, वर्मी फार्म अपेंडिक्स। क्या नाम देते हैं? कृमि रूप परिशेषिका, जिसका नाम होता है इंग्लिश में वर्मी फार्म अपेंडिक्स। तो क्या लिखा मैं कि बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जुड़ने के स्थान पर एक अंगुली सदृश नलिका जुड़ी रहती है, जिसे कृमि रूप परिशेषिका, वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। अब जब भोजन के कण इसमें कृमि रूप परिशेषिका में पहुंच जाते हैं, वहां पे सड़ जाते हैं, जिससे वहां पे सूजन उत्पन्न हो जाता है, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस नामक रोग हो गया। क्या रोग हो गया? अपेंडिसाइटिस नामक रोग हो जाता है। फिर बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, यहाँ पे देखें ये बड़ी आंत का अंतिम भाग है, जिसे मलाशय नाम देते हैं। अब मलाशय को भी देखेंगे तो मलाशय का जो अंतिम भाग है, जिसे हम गुदा नाल कहते हैं, ये गुदा द्वार या मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर की तरफ खुलता है। इसी रास्ते से हमारा जो मल होता है वो बाहर आता है। मल मतलब क्या? जो अपशिष्ट भोजन बच गया, जो पचने के बाद जो अपशिष्ट बच गया, उसे हम मल नाम देते हैं, और वो इसी गुदा द्वार या मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो हमारे पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग हैं। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दो भागों में हमने बांट लिया। हमने आहार नाल के बारे में देख लिया कि आहार नाल हमारा मुख गुहा से शुरू होकर के, मुख गुहा से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है? गुदा द्वार तक जाता है। हमने इसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ लिया। अब इस चित्र में कुछ चीजें अलग से दिख रही होंगी, जैसे पित्ताशय दिख रहा है, यकृत दिख रहा है, अग्नाशय दिख रहा है। इनको हम
पाचन अंग नहीं कहते। ये पाचन अंग यानी आहार नाल के अंग नहीं है, ये आहार नाल के भाग नहीं है, इनको हम पाचन ग्रंथियों के रूप में, पाचक ग्रंथियों के रूप में अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करेंगे अब पाचक ग्रंथियों के बारे में, जिसमें लार ग्रंथियां पढ़ेंगे, उसके बाद यकृत के बारे में समझेंगे और अग्न्याशय के बारे में समझेंगे कि इन ग्रंथियों से कौन कौन से पाचक एंजाइम या रस स्रावित होते हैं। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लें। फिर अब हम लोग कुछ पाचक ग्रंथियों के बारे में समझेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे, जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती हैं। तो पहली हमारी पाचन ग्रंथि है लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या होती हैं कि ये ग्रंथियां अगर देखें मनुष्य में तो 3 जोड़ी संख्या में होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी के मतलब कि 6। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं। कितना? 1.5 लीटर लार को स्रावित करती हैं। इनके अगर प्रकार देखें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की हमारी होती हैं। एक होता है कर्ण पूर्व ग्रंथियां, दूसरा है होता है अधोहनु ग्रंथियां और तीसरा होता है अधोजिह्वा ग्रंथियां। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां और अधोजिह्वा ग्रंथियां। जो कर्ण पूर्व ग्रंथियां हैं ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये कान के पीछे पाई जाती है। जो हमारे कान होते हैं उनके पीछे पाई जाती हैं। अधोहनु ग्रंथियां जो होती हैं ये निचले जबड़े में जो कृंतक दांत होते हैं उनके पास पाई जाती हैं। और अधोजिह्वा ग्रंथियां हमारी जिह्वा के नीचे की तरफ होती है, जिह्वा के नीचे पश्चभाग की तरफ होती हैं। तो इन तीनों का नाम याद रख लें, बहुत आपके इतना काफी है कि 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, कर्णपूर्व ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां और अधोजिह्वा ग्रंथियां। सबसे लंबी ग्रंथि की अगर बात पूछे लार ग्रंथि की तो वह है कर्णपूर्व ग्रंथियां। ये सबसे बड़ी होती हैं इन तीनों में। तो 6 संख्या में और जोड़ी में 3 जोड़ी होती हैं। अब देखते हैं कि लार जो ग्रंथियों से जो लार निकल रहा है, लार स्रावित हो रहा है, उसमें क्या क्या होता है। तो लार में जो एंजाइम होते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम हमारे पास है। एक होता है अल्फा एमाइलेज, जिसको टाइलिन नाम से भी जाना जाता है, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन। और दूसरा होता है हमारा लाइसोजाइम। कौन सा दूसरा? लाइसोजाइम। तो ये 2 एंजाइम हमारे लार में उपस्थित होते हैं। अब इसमें जो अल्फा एमाइलेज या टाइलिन है ये क्या करता है, जो हम लोग भोजन लेते हैं मंड यानी स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसको ये बदल देता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, सरल कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल देता है। किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है, जो कि एक सिंपल शर्करा है, सरल कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा में बदल देता है। किसको? मंड या स्टार्च को किसमें? माल्टोज यानी कि शर्करा में बदल देता है। कौन बदलता है? टाइलिन एंजाइम, जिसको अल्फा एमाइलेज नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो लाइसोजाइम होता है ये प्रतिजीवाणु कारक होता है, मतलब ये जो जीवाणु हमारे शरीर में जो प्रवेश कर जाते हैं, भोजन के रास्ते बैक्टीरिया जो चले जाएंगे उनको ये नष्ट करने का काम करता है। तो भोजन में अगर कुछ बैक्टीरिया आ गए, जीवाणु आ गए, तो उनको लाइसोजाइम नष्ट करने का काम करेगा। दूसरी जो हमारी ग्रंथि है वो है यकृत, लीवर। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, यकृत है। इसका भार 1500 ग्राम यानी लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। 1500 ग्राम यानी लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है, इसका भार होता है। अब यकृत के बहुत सारे कार्य हैं, ये सिर्फ पाचन में सहायता नहीं करता, पाचन के अतिरिक्त भी इसके कुछ कार्य होते हैं। तो हम कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं। तो पहला कार्य इसका क्या है? पित्त रस का श्रावण। यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है। जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं उनसे पित्त रस का श्रावण होता है। ये पित्त रस क्या करता है? यह भोजन को क्षारीय माध्यम देता है। भोजन को क्या देता है? क्षारीय माध्यम देता है और वसा का इमल्सीकरण करता है। इसका काम क्या है? पित्त रस का भोजन को क्षारीय माध्यम देना, वसा का इमल्सीकरण करना और भोजन को सड़ने से बचाता भी है। और इसके अंदर जो जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उनको नष्ट करने का काम भी पित्त रस का ही है। पित्त रस को इंग्लिश में बाइल जूस बोलते हैं। इसका श्रवण कहाँ होता है? हमारे लीवर में यानी यकृत में होता है। लीवर में एक हिपैरिन नामक पदार्थ भी स्रावित होता है, बनता है हिपैरिन नामक पदार्थ। ये हिपैरिन पदार्थ क्या करता है? ये रुधिर वाहिनियों के अंदर जो हमारा ब्लड होता है, रुधिर होता है, उनको जमने से रोकता है। रुधिर वाहिनियों के अंदर जो ब्लड प्रवाहित होता है, जो रुधिर प्रवाहित होती है, उसको जमने से रोकता कौन? हिपैरिन। ये भी कहाँ मिलेगा हमें? यकृत के अंदर मिलेगा। पित्तवर्णक, पित्तवर्णक क्या होते हैं? पित्तवर्णक को पित्त लवण के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारे लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती है, उनका उत्सर्जी पदार्थ होता है पित्त लवण, जिसे यकृत क्या करता है? रुधिर से छान करके, रुधिर से छान लेगा और आहार नाल से जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है लास्ट में उसके साथ इसको बाहर कर देता है। कौन? हमारा यकृत।
तो पित्त वर्णक जो कि कहाँ से आया, आरबीसी का जो ब्लड, हम आरबीसी क्या होता है, ब्लड में पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं, ये ब्लड का पार्ट होता है। तो उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है पित्त लवण या पित्त वर्णक, उसको यकृत रुधिर से छान लेता है और आहार नाल के रास्ते जो अपशिष्ट भोजन बचेगा उसके साथ बाहर कर देता है। चलिए अगला है ग्लाइकोजन का संचय। ग्लाइकोजन का संचय भी यकृत की सहायता से होता है। तो जब क्या होता है कि भोजन का अवशोषण हो जाता है, भोजन पच जाता है, उसके बाद कोशिकाओं तक अवशोषित हो जाता है, तो अगर उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक पहुंच गई, अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा पहुंच गई जो हमारे शरीर, जो हमारी आवश्यकता से ज्यादा है, तो उसको क्या करता है, यकृत द्वारा ग्लाइकोजन में, यकृत की कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और यकृत के अंदर इसको संचित कर देता है। कौन करता है ये काम, यकृत काम करता है कि उसको यकृत की कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसको, जो अतिरिक्त ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं तक पहुंच गया है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके यकृत संचित कर देता है। चलिए अगला काम इसका यूरिया का संश्लेषण। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण भी होता है और साथ ही साथ जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको कम हानिकारक बनाने का कार्य भी हमारे यकृत में ही होता है। चलिए अगला, रुधिर का थक्का बनाना। रुधिर का थक्का बनाना, जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो दो पदार्थ बनाती हैं, एक का नाम है प्रोथ्राम्बिन और दूसरा होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, ये प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, ये रुधिर एक प्रोटीन है, क्या है, ब्लड प्रोटीन है, रुधिर प्रोटीन है। ये इनका संश्लेषण कहाँ होता है, हमारे यकृत में होता है। ये क्या करते हैं, जब चोट लगता है हमें तो रुधिर का थक्का बनाने का कार्य यही दोनों करते हैं। जब हमें ब्लड लगता है, चोट लगता है, ब्लड हमारे शरीर के बाहर आता है, तो उस ब्लड का थक्का जमाने में कौन मदद करता है, यही फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन करते हैं, जिनका संश्लेषण कहाँ होता है, हमारे रुधिर में, हमारे यकृत में होता है, लीवर में होता है। तो चलिए हमने दो पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया, आप इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे अब हम लोग अग्नाशय के बारे में समझेंगे, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं। यह क्या होता है कि यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसके बाद कोई उससे थोड़ा सा छोटा है तो हमारा है पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। ये यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसको याद रखेंगे। इसके दो भाग होते हैं, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्यस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग। बाह्यस्रावी भाग से क्या होता है कि अग्नाशयिक रस का श्रावण होता है जो कि प्रकृति में क्षारीय होता है, और अंतःस्रावी भाग से क्या होता है, हार्मोन्स का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है, हार्मोन्स का श्रावण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अग्नाशय के दो कार्य हैं, एक तो अग्नाशयिक रस का श्रावण करना, दूसरा हार्मोन्स का श्रावण करना। तो हम लिख सकते हैं अग्नाशय के कार्य निम्नवत हैं। पहला कार्य है अग्नाशयिक रस का श्रावण, अग्नाशयिक रस का श्रावण। अब इसमें क्या होता है कि जो अग्नाशयी रस का श्रावण होता है हमारे अग्नाशय से, पैनक्रियास से, उसमें तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं, तीन एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, इसका काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का काम करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को यानी मंड को, स्टार्च को बदलने का काम करता है, किसमें, शर्करा में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है लार में, वो भी यही काम करता है। तो लार से जो कार्बोहाइड्रेट बच गया, आगे बढ़ गया, उसको शर्करा में बदलने का काम हमारा कौन कर देगा, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन नामक एंजाइम कर देगा, जो कि हमारे पैनक्रियास में यानी अग्नाशय में बनता है। चलें अगला, लाइपेज या स्टीएप्सिन। लाइपेज या स्टीएप्सिन क्या, ये वसा को वसी अम्लों में बदलने का काम करता है। किसका पाचन कराता है, वसा का पाचन कराता है, उसको वसी अम्लों में बदल करके। चलिए अगला है तीसरा, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन कराता है, प्रोटीन का पाचन कराता है। प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय में जो जठर रस होता है उसके द्वारा भी होता है, लेकिन उससे जो बच जाता है उसका काम तमाम कर देगा ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। ये प्रोटीन का पाचन करने का काम करेगा। चलिए अब अग्नाशय का दूसरा काम क्या है, अग्नाशय का दूसरा काम है हार्मोन्स का श्रावण करना। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं। याद रखिएगा अग्नाशय में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाएं और अल्फा कोशिकाएं। तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का श्रावण होता है और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन्स का श्रावण होता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। इसका नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय का। इनके उपस्थिति में, इनके कारण जो ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है बढ़ने नहीं पाती, हमें शुगर या मधुमेह नामक रोग नहीं होने पाता है। तो ये बात रही हमारे अग्नाशय या पैनक्रियास की। तो हमने इस तरह से देखा कि हमारे पाचन तंत्र में
आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दो भागों में बांट लिया। हमने आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में देखा, फिर पाचक ग्रंथियों के बारे में देखा। डिटेल में हमने धीरे धीरे जो भी हमारे जरूरत की चीज थी, जितना हमें एग्जाम के लिए जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा ही पॉइंट हमने कवर किया है। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य के में जो पाचन होता है, भोजन का पाचन, वो आहार नाल के विभिन्न भागों में कैसे कैसे पाचन होता है, इसको हम डिटेल में अगले भाग में पढ़ने वाले हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आगे बात करें। अब आहार नाल के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि पाचन क्रिया का वर्णन हम लोग कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो पाचन विभिन्न अंगों में होगा, आहार नाल के विभिन्न अंगों में होगा। बारी बारी से एक एक में हम देखेंगे कि कहाँ किसका किसका पाचन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा में पाचन की। कहीं डालेंगे पाचन क्रिया का वर्णन, तो लिखेंगे मानव में पाचन की क्रिया विधि निम्नवत है। पहला इसमें हेडिंग डालेंगे मुख गुहा में पाचन, कि मुख गुहा में किसका किसका पाचन होता है, कैसे कैसे होता है। तो मुख गुहा में जब हम भोजन को दांत के द्वारा पूछते हैं, तो लार ग्रंथियों द्वारा जो लार निकलेगा वो भोजन के साथ मिक्स हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि लार में एंजाइम पाए जाते हैं। तो एक एंजाइम होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो जो टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, भोजन में मिल करके जो भोजन में हमने स्टार्च ग्रहण किया है, उस स्टार्च को या मंड को, स्टार्च या मंड दोनों एक ही का नाम है, स्टार्च या मंड को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, जिसे माल्टोज में तोड़ देता है। उसे माल्टोज को हम लोग शर्करा भी कहते हैं क्योंकि स्वाद में मीठा होता है। तो क्या करता है, टाइलिन स्टार्च या मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है, यानी इसलिए इस वजह से भोजन हमें क्या होता है, मीठा लगने लगता है। और लाइसोजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम क्या करता है, ये जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। भोजन में जो भी बैक्टीरिया या जीवाणु हमने ग्रहण किया, अंतर ग्रहण किया, उसको वो नष्ट करने का काम करेगा। फिर इसके बाद भोजन पहुंचेगा मुख गुहा से निकल के ग्रास नली में, जहां कोई पाचक एंजाइम नहीं स्रावित होते हैं, इसलिए वहां पर भोजन का कोई पाचन नहीं होगा। सिर्फ भोजन वहां से क्रमानुकुंचन के द्वारा आगे की तरफ बढ़ जाएगा और अमाशय में पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं कि अमाशय में भोजन का पाचन कैसे कैसे होगा। तो भोजन ग्रास नली से होकर अमाशय में पहुंचता है। यहाँ पे भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है, यानी ज्यादा समय तक भोजन अमाशय में ही रुका होता है। यहाँ पे विभिन्न अवयवों का पाचन होगा। अब एक एक हम बारी बारी में समझते हैं कैसे कैसे होगा। तो अमाशय की जो दीवार है, जो भित्ति है, उस पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावन होता है। जठर रस में कई चीजें होती हैं, जिसमें क्या क्या होता है, जठर रस में 97 से 99% तो पानी होता है, जल होता है। 0.2 से लेकर 0.5% तक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, जठर लाइपेज हो गया और रेनिन हो गया, ये एंजाइम होते हैं। और साथ ही साथ श्लेष्म भी होता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह अमाशय की दीवार को नुकसान न पहुंचाने पाए, इसलिए वहां पे श्लेष्म का भी श्रावण होता है। ये भी एंजाइम वगैरह के साथ जठर रस में घुले होते हैं श्लेष्म। अब क्या होगा कि जो जठर रस है, इसका जो पीएच मान होता है वो 2 से लेकर के 3.5 के बीच होता है, 2 से 3.5 तक होता है। और पीएच का मान 7 से कम होना ये प्रदर्शित करता है कि जो जठर रस है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जठर रस अम्लीय प्रकृति का है, इसका पीएच 2 से लेकर 3.5 तक होता है। इसके अंदर पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन नामक एंजाइम होते हैं, पानी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और साथ साथ श्लेष्म भी होता है। अब हम इनके विभिन्न भागों के कार्य को समझते हैं कि इनका क्या कार्य है। जैसे हम बात करें श्लेष्म का क्या कार्य होगा, तो श्लेष्म का कार्य यही है कि वह अमाशय की दीवार को HCl से बचाएगा। अमाशय की दीवार को HCl से बचाने का काम कौन करेगा, श्लेष्म करेगा। अब देखते हैं कि जो HCl है उसका क्या क्या काम है। तो HCl का पहला काम यह है कि जो हमारा निष्क्रिय पेप्सिनोजन है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन, हमने जैसे कहा कि एंजाइम में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जठर रस में, वो पेप्सिन रूप में नहीं होता, वो होता है पेप्सिनोजन के रूप में होता है, जो कि निष्क्रिय होता है। जब HCl इसके साथ जुड़ता है तो उसको बदल देता है पेप्सिन में, और यह पेप्सिन अब पाचन में एक सहायता करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देगा। प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। कौन तोड़ता है इसको, पेप्सिन। इसके लिए पीएच चाहिए इस अभिक्रिया के लिए, वह 2 होना चाहिए। और हमने अभी कहा कि अम्लीय जो हमारा जठर रस है अम्लीय होता है, इसका पीएच 2 से 3.5 तक होता है। तो इस तरह से प्रोटीन को पेप्सिन किसमें बदल देगा, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। इस प्रकार प्रोटीन का पाचन होगा। चलिए HCl का और काम होता है कि HCl क्या करता है, जो भोजन में कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, जिनको पहले तो लार में जो लाइसोजाइम होता है वो भी नष्ट कर देता है। अगर कुछ बैक्टीरिया बच के अंदर पहुंच गए तो उनको हमारा HCl क्या करेगा, उनको नष्ट कर देगा। फिर HCl का और काम क्या है, HCl हमारे निष्क्रिय
प्रो रेनिन, जो हमारा अभी कहा गया था रेनिन नामक एंजाइम होता है, वो भी सक्रिय रूप में नहीं होता है, वो निष्क्रिय रूप में प्रो रेनिन के रूप में पाया जाता है, जो HCl के H+ के द्वारा हाइड्रोजन आयन के द्वारा अभिक्रिया करके सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। तो यानी हम लिख सकते हैं HCl निष्क्रिय प्रो रेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलता है। अब यह रेनिन क्या करेगा, जो हमारा दूध में प्रोटीन होता है जिसे हम दुग्ध प्रोटीन बोलते हैं, केसिन, ये उसको पैरा कैसिनेट में बदल देता है, मतलब हम कह सकते हैं दूध को दही में बदल देता है। यह रेनिन जो एंजाइम है वो मुख्यतः शिशुओं में पाया जाता है, व्यस्क में नहीं पाया जाता है। व्यस्क में रेनिन का जो काम होता है वो किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए बच्चों को देखते हैं, बच्चे ज्यादा दूध पे ही निर्भर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर रेनिन नामक एंजाइम होता है जो दूध का पाचन करता है, दूध में उपस्थित जो कैसीन प्रोटीन है उसका पाचन करता है। तो केसिन को बदलेंगे पैरा कैसिनेट में, कौन बदलेगा, रेनिन नामक एंजाइम बदलेगा। फिर और बात करें कि जो जठर लाइपेज नामक एंजाइम है उसका क्या काम है, तो ये वसा का आंशिक पाचन कराता है, वसा का आंशिक पाचन कराता है। ये वसा को बदलता है ट्राइग्लिसराइड्स में, इसमें बदलता है, वसा को बदलता है ट्राइग्लिसराइड्स में। कौन बदलता है, जठर लाइपेज, जो कि जठर रस में पाया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए पीएच का मान 2 होना चाहिए, और हम जानते हैं कि जठर रस का पीएच का मान 2 से 3.5 तक के बीच ही रहता है। तो अभी आगे के क्या होगा, आगे इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा उसको हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब अमाशय में जो भोजन की लुगदी बन जाती है, जिसे हम लोग काइम नाम देते हैं, जब ये काइम अब पहुंचेगा छोटी आंत के अग्र भाग में, ग्रहणी में, तो हम देखते हैं वहां पे इसका पाचन कैसे होगा। तो अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा छोटी आंत में पाचन। तो काइम अमाशय से छोटी आंत के अग्र भाग ग्रहणी में पहुंचता है। काइम क्या है, अमाशय में जो भोजन की लुगदी बन गई है जिसमें HCl अम्ल भी मिला हुआ है जो अम्लीय माध्यम में, उसी को हम लोग काइम बोल रहे हैं। तो काइम अमाशय से छोटी आंत के अग्रभाग यानी ग्रहणी में पहुंच गया। इसी ग्रहणी में पित्त रस भी आता है और अग्नाशयिक रस भी आता है। पित्त रस कहाँ बनता है, हमने पाचन ग्रंथियों में पढ़ा कि जो पित्त रस बनता है वो हमारे यकृत में बनता है और पित्ताशय में संचित रहता है। तो वहां से वाहिनियों के द्वारा पित्त रस भी ग्रहणी में पहुंच जाता है, और अग्नाशय में बनने वाला अग्नाशयिक रस भी हमारे कहाँ आ जाएगा, ग्रहणी में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे भोजन का पाचन होगा। तो पित्त रस और ग्रहणी, इनमें देखें पित्त रस और अग्नाशयिक रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं या क्या क्या चीजें होती है जो भोजन का पाचन करती है, तो उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए, पित्त रस होता है क्षारीय, इसका पीएच 7.7 होता है। जब पीएच 7 से ज्यादा हो तो वो क्षारीय होता है। तो पित्त रस क्या होता है, क्षारीय होता है, इसका पीएच 7.7 होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, जो वसा भोजन में उसका इमल्सीकरण करना। इसका मुख्य काम क्या है, वसा का इमल्सीकरण करना, और जो काइम आया था अम्लीय माध्यम में HCl घुला हुआ, उसको क्षारीय माध्यम में बदलना। तो इसका मुख्य काम क्या है, वसा का इमल्सीकरण करना और काइम के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय करना होता है। पित्त रस में बहुत सारी चीजें होती हैं, पित्त लवण भी होता है, पित्त वर्णक भी होता है, पानी भी होता है, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होता है। तो इसमें जो पित्त वर्णक है, इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा अपचित भोजन बाद में हम लोग मल के रूप में या अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, तो उसका जो रंग होता है इसी पित्त वर्णक के कारण ही होता है। तो पित्त रस में पित्त वर्णक भी होते हैं, मल का जो रंग होता है वो पित्त वर्णक के कारण ही होता है। चलिए, अब बात करते हैं अग्नाशयिक रस की। तो अग्नाशयिक रस जिसमें 96% तक जल होता है, बाकी 4% में लवण और पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी क्षारीय होता है। इसका भी पीएच 7.5 से लेकर 8.2 के बीच होता है। इस रस में निम्नलिखित एंजाइम होते हैं, कई एंजाइम इसके अंदर होते हैं, जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, वसा पाचक एंजाइम है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, 3 प्रोटीन पाचक एंजाइम इसके अंदर होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिन, और तीसरा होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये 3 एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है ये निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, डायरेक्ट ट्रिप्सिन का श्रावण नहीं होता है। तो प्रोटीन में जो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन होता है, इसका श्रावण होता है निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में। निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, जो किसी का पाचन नहीं कर सकता है, निष्क्रिय होता है। अब इसको सक्रिय करना होगा। इसको सक्रिय करने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज हार्मोन क्या करता है, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम में बदल देता है। और देखें, हम लिख भी सकते हैं ऐसे, ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय होता है, इसको एंटीरोकाइनेज किसमें होता है, ट्रिप्सिन सक्रिय में बदल देता है। अब जो प्रोटीन होगा, इस प्रोटीन का ट्रिप्सिन पाचन करेगा, उसको तोड़ देगा पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। क्या करेगा, सरल अणुओं पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देगा। इस तरह से प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन हो जाएगा। अब क्या होगा, अगला जो हम समझते हैं कि अगला है काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज।
अब काइमोट्रिप्सिन क्या होता है, ये भी हमारे अग्नाशयिक रस के अंदर पाया जाता है, ये भी निष्क्रिय रूप में पाया जाता है पहले। तो इसका जो निष्क्रिय रूप होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। तो जो काइमोट्रिप्सिन है ये भी निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है, डायरेक्ट नहीं आता है। अब इसको सक्रिय करने के लिए जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वही इसको सक्रिय करता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय रूप है, इसको ट्रिप्सिन बदलता है काइमोट्रिप्सिन यानी कि सक्रिय रूप में। अब जो काइमोट्रिप्सिन होगा ये प्रोटीन का पाचन कराएगा, प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। और जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज तीसरा एंजाइम है, क्या करता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स बने उनको क्या करता है, तोड़ देता है अमीनो अम्लस में। किसमें तोड़ देगा, अमीनो एसिड्स में, अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम के बारे में समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अग्नाशयिक रस में और कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो अगला हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पाचक एंजाइम, जिसका नाम होता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को यानी मंड को, जो कि एक क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है, इसको क्या करता है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड्स है, इसको एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, शर्करा में बदल देता है। शर्करा वो भी डाइसैकेराइड्स होते हैं, जिसमें माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है, यानी डाइसैकेराइड शर्करा माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज आदि में क्या करता है, बदल देता है। किसको, स्टार्च को यानी मंड को। कौन बदलता है, एमाइलेज एंजाइम, इसलिए कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। ठीक, फिर आते हैं अगला वसा पाचक एंजाइम, जो कि होता है लाइपेज या स्टीएप्सिन, इसका नाम होता है लाइपेज या स्टीएप्सिन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो इमल्सीकृत वसा है, जो क्या है इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा कहां से आया, जब जो पित्त रस है उसका काम क्या था, उसका मुख्य काम था वसा का इमल्सीकरण करना, इमल्सिफिकेशन करना। तो वहां से आया इमल्सीकृत वसा, जिसने जो किसने किया है, पित्त रस ने किया। अब इस इमल्सीकृत वसा का जो लाइपेज एंजाइम है, ये इसको तोड़ देता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। किसमें तोड़ देता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, यानी सरल अणुओं में तोड़ देता है। किसको, इमल्सीकृत वसा को। तो इस तरह से जो हमारा पित्त रस था उसने पाचन तो नहीं किया, लेकिन वसा के पाचन में एक तरह से सहायता प्रदान किया। पहले उसका इमल्सीकरण कर दिया, अब उस इमल्सीकृत वसा को लाइपेज वसा अम्ल ग्लिसरॉल में सरल अणुओं में तोड़ देता है। चलिए अगला होता है न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियेज। इन एंजाइम को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेज एंजाइम बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में। किसमें तोड़ देगा, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देगा। अब न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए किससे बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए का ये पाचन करता है न्यूक्लियस एंजाइम, इनको न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देता है। चलिए इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो छोटी आंत में और भी एक रस पाया जाता है, जिसका नाम होता है आंतरी रस। क्या नाम होता है, आंतरी रस। ये छोटी आंत में उत्पन्न स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है, तो लिवर कुहन की दरारें। क्या होता है, छोटी आंत में जो लिवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं, इन दरारों से आंतरी रस का श्रावण होता है। तो नाम भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लिवर कुहन की दरारों द्वारा आंतरी रस का श्रावण होता है छोटी आंत में। अब यह जो आंतरी रस है, ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट्स पाचक एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट्स पाचक एंजाइम इसमें 3 होते हैं, एक होता है सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज ये क्या करता है कि जो हमारा स्टार्च का एमाइलेज ने जो पाचन कराया उसको डाइसैकेराइड्स में एंड शर्करा में तोड़ा, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में, ये उनको पुनः तोड़ देते हैं, उनका पुनः छोटे कणों में यानी बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देते हैं, जिससे वो क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दिया जाता है। कौन तोड़ते हैं, ये सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। तो अब इनके नाम के आधार पर कि सुक्रेज क्या करता है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज के दोनों में तोड़ देता है। ऐसे ही लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टेज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ये सभी क्या है, ये मोनोसैकेराइड्स हैं, यानी सरल कार्बोहाइड्रेट। इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट अब नहीं होगा, इससे सरल नहीं होगा। तो अब ये क्या होता है, ये हमारे इनका अवशोषण हमारी बड़ी आंत के द्वारा हो जाता है। छोटी आंत में भी और बड़ी आंत में भी इनका अवशोषण होता है। तो मुख्यतः तो छोटी आंत में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कैसे अवशोषण होता है। तो ये जो सिंपल शर्करा बन गए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन गए, शर्करा बन गए, इनका क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। चलिए इसके बाद होता है वसा पाचक एंजाइम, जिसका नाम है लाइपेज। ये वसा का पाचन कराता है।
क्या करता है, वसा को वसी हम लोग ग्लिसरॉल में बदल देता है। ऐसे प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है इरेप्सिन, इरेप्सिन आंतरिक रस में पाया जाता है। ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदलता है। अब पॉलीपेप्टाइड्स कहाँ से आए, जो अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं, उन पॉलीपेप्टाइड्स को इरेप्सिन तोड़ता है अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड्स ऊपर वाले एंजाइम की वजह से आए उनको, उन पॉलीपेप्टाइड्स को पुनः अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, यानी पाचन में सहायता करता है। चलिए फिर आगे करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स पाचक एंजाइम। न्यूक्लियोसाइड्स पाचक एंजाइम क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज नाम से जाने जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम है कि ये न्यूक्लियस एंजाइम के उत्पादों का पाचन करते हैं। न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस अभी ऊपर हमने देखा था, ये न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम न्यूक्लियस जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। तो उनका जो उत्पाद आएगा, मतलब न्यूक्लिक अम्ल को ये न्यूक्लियस तोड़ेंगे किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में, तो उनका ये पाचन कराएंगे कौन, ये न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लियोसाइडेज। ये दोनों जो एंजाइम है क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस एंजाइम के उत्पादों का पाचन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के किन किन अवयवों का पाचन होता है, कहाँ किसका होता है, किस एंजाइम के द्वारा होता है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हमारा भोजन छोटी आंत से आगे निकल करके आता है, बड़ी आंत में आता है। हालांकि छोटी आंत में भोजन में जो पचे हुए पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण हो चुका होता है, उसके बाद बची हुई चीज आती है बड़ी आंत में। तो अवशोषण को हम लास्ट में समझते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि बड़ी आंत में जब भोजन आता है तो क्या होता है। तो बड़ी आंत में जो भोजन आएगा वो अपचा हुआ भोजन आएगा, जो पचा हुआ नहीं रहेगा, जो पचने से बच जाएगा वो आएगा। तो बड़ी आंत में जो क्या होता है कि चूसक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनसे श्लेष्मा का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है, श्लेष्मा का श्रावण होता है। ये क्या करते हैं, जो अपचा हुआ भोजन है, जो अपचा भोजन है उसको जिसको मल बोल रहे हैं, उसको क्या करता है, ये चिकना कर देता है। इसमें क्या होता है, श्लेष्मा का श्रावण हो रहा है, ये श्लेष्मा क्या करेगा, मल को चिकना कर देगा। और क्या होगा बड़ी आंत में कि जो अपचा हुआ भोजन है उसमें जो जल मौजूद है, पानी मौजूद है, उसको अवशोषित कर लेता है, या अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे जो हमारा मल होगा उसमें से पानी निकल गया तो वो गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और एक चीज और, बड़ी आंत में हमने देखा था कि उसमें क्या होता है, सीकम पाया जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, सीकम होती है, नली होती है जिसे हम सीकम बोलते हैं। ये बड़ी आंत में कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत के जुड़ने का स्थान होता है वहां पे सीकम होता है। तो जो सीकम होता है उसके अंदर सेलुलोज का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, सेलुलोज का पाचन। तो जो सेलुलोज है इसका पाचन केवल और केवल सीकम में ही होता है। कहाँ होता है, सीकम में ही होता है। अब सेलुलोज के पाचन के लिए कुछ जीवाणु और प्रोटोजोआ सहायता प्रदान करते हैं। उनमें से एक है सेलोबायोपैरस और दूसरा होता है क्लास्ट्रीडियम जीवाणु। ये दो जीवाणु हैं। और एक है एंटोडोनियम नामक प्रोटोजोआ। एंटोडोनियम नामक प्रोटोजोआ, ये तीनों जो होते हैं ये सीकम में मौजूद होते हैं, जो सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। अब मनुष्य में इनकी मात्रा बहुत कम होती है, जिससे सेलुलोज का पाचन मनुष्य में उतना नहीं हो पाता है। लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो सेलुलोज जो क्या करते हैं, ज्यादा उनके भोजन में सेलुलोज ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो शाकाहारी जंतुओं के भोजन में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है, इनमें जिनमें यही जीवाणु बैक्टीरिया प्रोटोजोआ उसके पाचन में सहायता करते हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्योंकि जो हमारे शाकाहारी जंतु हैं वो ज्यादा सेलुलोज का सेवन करते हैं, और सेलुलोज का पाचन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये सीकम में इसका पाचन होगा और इसके पाचन में बहुत अधिक टाइम लगता है। इसीलिए जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनका आहार नाल बहुत बड़ा होता है। शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अपेक्षाकृत अगर हम मांसाहारी जंतुओं को देखें तो उनका जो आहार नाल होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो सेलुलोज खाते नहीं है, वो सिर्फ मांस वगैरह खाते हैं। तो उनका पाचन आसानी से हो जाता है। सेलुलोज के पाचन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए आहार नाल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। सीकम बड़ा होने की वजह से आहार नाल बड़ा हो जाता है किनका, शाकाहारी जंतुओं का। ठीक है, अब बात करते हैं कि अवशोषण कहाँ कहाँ हो रहा है। जो पचा हुआ भोजन है, जो भोजन का सरल रूप है, छोटा रूप है, वो कहाँ कहाँ किस रूप में अवशोषित होता है। तो अवशोषण और स्वांगीकरण हमारा टॉपिक हो जाएगा। अमाशय में क्या होता है कि अमाशय में पहली बात करें कि मुख गुहा और ग्रासनली में कोई भी अवशोषण नहीं होता है, वहां पे किसी चीज का अवशोषण नहीं होता है। तो अब भोजन जब अमाशय में आ जाता है वहां से अवशोषण चालू हो जाता है। तो अमाशय में एल्कोहल का, साधारण लवण का एवं अंडे के एल्ब्यूमिन का अवशोषण होता है। अमाशय में साधारण नमक, साधारण लवण या नमक बोल सकते हैं, एल्कोहल और एल्ब्यूमिन, अंडे का जो एल्ब्यूमिन होता है, इनका अवशोषण हमारे अमाशय में ही हो जाता है।
फिर छोटी आंत में आते हैं, तो छोटी आंत के अगले भाग जिसको ग्रहणी कहते हैं, वहां पे भोजन का पाचन होता है। और अगले भाग में यानी पश्च भाग में क्या होता है, उसमें रसांकुर पाए जाते हैं, अंगुली जैसी सदिश संरचनाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई या रसांकुर बोलते हैं। पहले भी वन में बात किया इस पर, पाचन तंत्र जब हम पढ़ रहे थे। तो उपस्थित जो रसांकुर होता है उसमें रुधिर एवं लसिका कोशिकाओं का जाल होता है। रुधिर कोशिकाओं और लसिका कोशिकाओं का जाल होता है किसमें, रसांकुर में, विलाई में। अब क्या होता है कि जो लसिका कोशिकाएं होती हैं ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। जो भोजन के पाचन से लास्ट में वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिला, इनका अवशोषण कौन कर लेगा, लसिका कोशिकाएं कर लेंगी। और जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल आदि के अंतिम उत्पाद जो बनते हैं, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह जो बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, लास्ट में मोनोसैकेराइड्स बनता है, न्यूक्लिक अम्ल से क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। तो इनके जो अंतिम उत्पाद होते हैं उनका अवशोषण कौन करता है, तो रुधिर कोशिकाएं करती हैं। अवशोषण के बाद जो भोजन होता है पहले पहुंचता है यकृत तक। कहां जाता है, पहले यकृत तक पहुंचाया जाता है। अब यकृत तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहां कुछ पदार्थों का तो यकृत संचयन कर लेता है अपने अंदर, और कुछ पदार्थों को कोशिका के उपयोग में लाने योग्य बदल देता है। क्या करता है, कोशिका के उपयोग में लाने लायक बदल देता है। अब जिन पदार्थों को ये कोशिका के उपयोग लायक बना देगा उसको वापस कहां भेज देगा, रुधिर के द्वारा या लसिका के द्वारा या ऊतक के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। और जिनका ये संचयन करता है वो क्या होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हमारे भोजन में अवशोषित होंगे जो आवश्यकता से ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी आवश्यकता कोशिकाओं को नहीं है, तो उसको क्या करता है, यकृत दूसरे रूपों में अपने बदल करके अपने अंदर संचयित कर लेता है। जैसे कि अमीनो अम्ल, जो अमीनो एसिड्स का अवशोषण किया जाएगा वो जो आवश्यकता से ज्यादा होगा उसको क्या करेगा, ये यकृत अमोनिया और यूरिया में बदल लेगा, अमोनिया और यूरिया में बदल लेगा, फिर उसको उत्सर्जी पदार्थ के साथ बाहर कर देगा शरीर से। ऐसे शर्करा को, जो अधिक शर्करा होगी उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदल करके अपने अंदर संचित कर लेता है। फिर अब क्या होगा कि जो पाचन हो गया, अब पाचन के पश्चात, जो पाचन का मतलब क्या, हमने शुरू में ही कहा कि जो हमारा जटिल भोजन है वो छोटे छोटे सरल भोजन में, सरल पदार्थों में बदल जाता है। तो पाचन के पश्चात जो छोटे भोजन के छोटे छोटे पदार्थ बन गए, जो जल में विलय होते हैं, जल में विलय भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका कोशिका के जीव द्रव्य में समाहित हो जाते हैं। क्या होते हैं वो, कोशिका के जीव द्रव्य में समाहित हो जाते हैं, जिससे जीव द्रव्य बड़ा हो जाता है। ये हमने पहले पोषण के, जब हम लोग जैव प्रक्रम का पहला वीडियो पढ़े उसमें इसकी बात की गई है वहां भी, कि जो हमारा जो जल में विलय भोज्य पदार्थ होगा, जो भोजन के पाचन के बाद बनेगा, जो क्या होगा, वो कोशिका के जीव द्रव्य में समाहित हो जाएगा अवशोषण होने के बाद। अब जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे नाम देते हैं स्वांगीकरण का नाम देते हैं, जिसे क्या नाम देते हैं, स्वांगीकरण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, वैक्षेपण की प्रक्रिया होगी। अब जो अपचा भोजन बच गया, जिससे हमने बड़ी आंत ने जल का अवशोषण कर लिया, अब वो जो गाढ़ा मल यानी अपशिष्ट पदार्थ है, अपचित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसे मल द्वार या गुदा द्वार के द्वारा वैक्षेपित कर दिया जाता, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने मानव में पोषण यानी पाचन तंत्र और कैसे भोजन पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लिया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से दो पार्ट में पूछे जाते हैं। एक पार्ट तो ये पूछेगा कि मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप पहला पार्ट करेंगे, चित्र बनाएंगे, और जहां से ये हमने शुरू किया है पाचन की प्रक्रिया, उसके पहले वाला पूरा टॉपिक आप डिटेल में एक एक पॉइंट लिख करके लिखेंगे, तो आपके मानव के पाचन तंत्र का वर्णन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो जो पाचन तंत्र का चित्र बनाया था वो बना देंगे। उसके बाद कहेगा कि पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करें, तो जो पाचन की प्रक्रिया हेडिंग डाल के किया था हमने लास्ट में आधे वीडियो के बाद, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके दो क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, आधा आधा करके दो क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी एक क्वेश्चन को पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।